Good morning students. In our last class we have seen कि जहाँ फ्रिक्शन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वहीं फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, राइट। जैसे कि हमने देखा था कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम किसी सरफेस पे मूव भी नहीं कर पाते, राइट। इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू इवन स्टैंड ऑन एनी सरफेस। और वहीं हमने देखा कि फ्रिक्शन के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो अगर फ्रिक्शन के कारण हमारे जो मशीन्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं, फ्रिक्शन के कारण हमारे जो शूज़ के सोल्स हैं वो घिसा जाते हैं। सो ऑल दीज आर द डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। नाउ आज हम पढ़ेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम फ्रिक्शन को किस तरीके से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, राइट। कुछ वेज़ होते हैं जिनकी हेल्प से हम फ्रिक्शन को या तो इंक्रीज़ कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या डिक्रीज़ कर सकते हैं। व्हाट आर दीज वेज़ जिनकी हेल्प से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं? दैट ऑल द वेज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। इंक्रीजिंग और एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, right? As you have seen in the previous section, friction is desirable in some situations. आपने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि जो फ्रिक्शन है वो कुछ सिचुएशंस में डिज़ायरेबल होता है, राइट। मतलब कहीं कहीं पे हम चाहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स हो। क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो उनके बीच का जो मोशन है वो नहीं हो पाएगा, राइट। हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शूज़ इज़ ग्रूव्ड? आपने देखा होगा कि हमारे जो शूज़ के सोल्स होते हैं वो थोड़े से रफ़ बनाए जाते हैं, उनमें थोड़ी सी डिज़ाइंस की जाती है, उसको थोड़ा सा ग्रूव किया जाता है, राइट। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हमारे शूज़ जो हैं वो सरफेस के साथ इजीली ग्रिप बना पाएँ और हमको चलने में प्रॉब्लम ना हो, राइट। अगर हम स्मूथ सरफेस पे टाइल्स पे चल रहे हैं तो उस पर चलने में हमको प्रॉब्लम नहीं हो, ईज़िली हमारे शूज़ जो हैं वो ग्रिप बना लें, इसलिए शूज़ के जो सोल्स हैं उसको इस तरीके का बनाया जाता है। इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शू बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हम शूज़ से बेटर ग्रिप बना पाएँ फ्लोर के ऊपर, सो दैट यू कैन मूव सेफली, ताकि हम लोग ईज़िली सेफली मूव कर सकें। सिमिलरली द ट्रेडेड टायर ऑफ द कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोज़र्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। आपने देखा होगा जो टायर्स होते हैं उसमें भी इस तरीके की जो है वो डिज़ाइंस बनाई जाती हैं, उसकी ग्रूविंग की जाती है, राइट। हमने ऐसी डिज़ाइन क्यों बनाई? हम सिंपल सा ऐसा सर्कल बना लेते हैं, राइट, लेकिन हमने उसमें ऐसी डिज़ाइन बनाई। सिमिलरली सोल्स में भी इस तरह की ग्रूविंग की जाती है। तो ऐसी ग्रूविंग क्यों की जाती है? ताकि फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज़ हो, और जब फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज़ होगा तो हम इजीली जो है वो ग्रिप बना पाएंगे किसी भी सरफेस के साथ में, राइट। We deliberately increase friction by using brake pad in the brake system of bicycle and automobiles, right? Bicycles हो, automobiles हो, हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं ब्रेक पैड्स यूज़ करके। बेसिकली हमारे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, बाइसिकल्स होती हैं, उसमें ब्रेक्स लगे होते हैं, राइट। तो वो ब्रेक्स की हेल्प से क्या होता है? जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, और जब फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है तो हमारे बाइसिकल ऑब्वियसली रुक जाती है, या हमारा जो भी व्हीकल है वो रुक जाता है। तो ब्रेक्स अप्लाई करने से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में आ जाए। When you are riding a bicycle, the brake pad do not touch the wheels. जब हम बाइसिकल राइड कर रहे होते हैं, साइकिल चला रहे होते हैं, तो जो ब्रेक पैड हैं वो व्हील्स को टच नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हमने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, जैसे ही हमने ब्रेक को प्रेस कर दिया, तब क्या होगा? These pads arrest the motion of the rim due to friction. जैसे ही हमने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए तो जो ब्रेक पैड हैं वो व्हील को टच करेंगे, और व्हील को टच करेंगे तो इसके कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और जो व्हील है वो स्टॉप हो जाएगा, राइट। और जब व्हील स्टॉप हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा व्हीकल जो भी है वो मूव करना बंद कर देगा।
the wheel stop moving. You might have seen that kabaddi players rub their hands with soil for better grip of their opponents. आपने देखा होगा जब कबड्डी खेलते हैं तो प्लेयर्स सॉइल पर अपने हैंड्स को रब करते हैं, राइट। तो सॉइल पर वो अपने हैंड्स को रब क्यों करते हैं? ताकि सॉइल जो है वो रफ़ होती है और जब वो सॉइल पर अपने हैंड्स को रब करते हैं तो उससे उनकी बेटर ग्रिप बन पाती है अपोनेंट्स पर, राइट, जिससे कि वो अपोनेंट्स को ईजिली पकड़ पाते हैं। जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। जो जिमनास्ट होते हैं, जिमनास्ट भी क्या करते हैं, वो अपने हाथों के ऊपर कोई एक कोर्स सब्सटेंस, एक रफ सब्सटेंस लगा लेते हैं जिससे उनके हाथों की बेटर ग्रिप बन पाए, जिससे कि फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा और फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा तो उनके हाथों की बेटर ग्रिप बन पाएगी किसी भी चीज़ के ऊपर और किसी भी चीज़ को ईजिली अच्छे से होल्ड कर पाएंगे, राइट। सो ऑल दीज आर द थिंग्स जिनके कारण हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट। अभी हमने पढ़ा कि हम कहीं कहीं पे फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जैसे शूज़ के सोल्स हो गए, वहाँ पे हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो, राइट। लेकिन वहीं कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पे हम ये नहीं चाहते हैं कि फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो, इवन हम उसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं कि जितना कम से कम फ्रिक्शन हो सके हम उतना कम से कम फ्रिक्शन चाहते हैं। सो वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। आप कैरम खेलते हैं तो कैरम पर हम पाउडर क्यों स्प्रिंकल करते हैं? You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of the door moves smoothly. जब हमारा जो हमारा डोर है वो जब रफ़ हो जाता है, राइट, जब वो इजीली मूव नहीं करता है तो उसको इजीली मूव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके हिंजेस पर ऑयल डाल देते हैं। तो उसके हिंजेस पर जब हमने ऑयल डाल दिया तो उससे क्या हो गया, वो हिंजेस जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगे और उसके कारण जो हमारा डोर है वो स्मूथली मूव कर पाएगा, राइट। अ बाइसिकल एंड अ मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स। और जो हमारे मैकेनिक्स होते हैं, कार मैकेनिक्स हो गए या बाइसिकल मैकेनिक्स हो गए, वो क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं, राइट। जब हम हमारी सर्विसिंग के लिए हमारी गाड़ियाँ जाती हैं तो उसमें वो ऑयलिंग करते हैं। तो बेसिकली वो ऑयलिंग क्यों की जाती है? ताकि दो पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन कम से कम हो और वो डैमेज नहीं हो पाए, राइट। अगर रस्ट भी लग जाता है तो उसमें भी हम ऑयल डालते हैं। तो बेसिकली ऑयल डालने से क्या है, ऑयल डालने से फ्रिक्शन कम हो जाएगा और वो जो मशीन के पार्ट्स हैं वो इजीली मूव कर पाएंगे और आपकी मशीन लॉन्ग रन काम कर पाएगी और ख़राब नहीं होगी। इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द एफिशिएंसी। इन सभी केसेस में हम फ्रिक्शन की वैल्यू को कम करना चाहते हैं ताकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, उनके बीच का जो मोशन है वो स्मूथली हो पाए, राइट। जब हम कैरम खेलते हैं तो हम पाउडर भी इसीलिए डालते हैं कि स्ट्राइकर जो है वो इजीली मूव कर पाए। अगर पाउडर नहीं डालेंगे तो जो स्ट्राइकर है वो इजीली मूव नहीं कर पाएगा, राइट। तो बेसिकली पाउडर डालना के, ग्रीस डाल के, ऑयल डाल के, इन सारी चीज़ों से हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं। व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इज़ अप्लाइड between the moving parts of a machine, a thin layer is produced from there and moving surfaces do not directly rub against each other. जब हमने ऑयलिंग कर दी या ग्रीसिंग कर दी तो वो ऑयल और ग्रीस डालने से क्या किया हमने, बेसिकली दोनों सर्फेसेस के बीच में एक थिन लेयर बना दी ऑयल की या ग्रीस की। अब उस थिन लेयर से क्या होगा, वो दोनों सर्फेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगी और उनके बीच का जो मोशन है वो ईजी गोइंग हो जाएगा, राइट। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इज़ अवॉइडेड टू ग्रेटर एक्सटेंट। और जो दो सब्सटेंस के बीच की इंटरलॉकिंग होती है वो भी एक तरीके से अवॉइड हो जाएगी और दो सब्सटेंसेस के बीच की इंटरलॉकिंग नहीं होगी, जिससे कि वो इजीली एक दूसरे के ऊपर मूव कर पाएंगे। मूवमेंट बिकम स्मूथ। जो मूवमेंट है वो कैसा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा।
द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं उनको क्या बोला जाता है? लुब्रिकेंट्स। इन सम मशीन्स इट may not be advisable to use oil as a lubricant। कुछ मशीन्स में ऑयल को एज अ लुब्रिकेंट यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज़ यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। और ऐसी मशीन्स जिनमें ऑयल को हम यूज़ नहीं करते हैं उसमें ऑयल की जगह पे बेसिकली दो मूविंग पार्ट्स के बीच में एयर की एक लेयर बनाई जाती है, और वो जो एयर की लेयर होती है बेसिकली वो एज अ लुब्रिकेंट का काम करती है। क्यों? क्योंकि वो दोनों सर्फेसेस को कांटेक्ट में आने से रोकती है, जिसके कारण उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। कैन बी रिड्यूस फ्रिक्शन टू ज़ीरो बाय पॉलिशिंग सर्फेसेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स। क्या हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करके ज़ीरो तक ला सकते हैं सर्फेसेस को पॉलिश करके, या बहुत ज़्यादा लुब्रिकेंट्स का यूज़ करके? मतलब मैं दो सरफेस पे अगर बहुत ज़्यादा ऑयलिंग कर दूँ, ग्रीसिंग कर दूँ, या बहुत ज़्यादा उसकी पॉलिशिंग कर दूँ, तो क्या उनके बीच का फ्रिक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है? मतलब थोड़ा सा भी फ्रिक्शन नहीं हो, बिल्कुल ज़ीरो हो जाए फ्रिक्शन, तो क्या ये पॉसिबल है? सो द फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। दो सर्फेसेस का बीच का फ्रिक्शन कभी भी पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हो सकता है। ओके, कुछ अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमेशा रहेगा दो सर्फेसेस के बीच में। नो सर्फेस इज़ परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सर्फेस जो है परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है, राइट? सारी सर्फेसेस में कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ डेफिनेटली होती हैं। सम इरेगुलरिटीज़ आर ऑलवेज देयर। सर्फेसेस में कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी हमेशा होती है। कोई भी सर्फेस जो है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। अब व्हील्स जो हैं वो भी जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, राइट? आपने देखा होगा हमारे घरों में कूलर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उसके नीचे हम जो स्टैंड रहता है उस पर व्हील्स लगे होते हैं, राइट? तो वो व्हील्स क्यों लगाते हैं? ताकि हम उस सब्सटेंस को ईजिली एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर पाएँ, राइट? तो सब्सटेंसेस को कैरी करना ईजी हो जाता है अगर हम उसमें व्हील्स लगाते हैं तो। You must have seen attaches and other pieces of luggage fitted with rollers। हमारे जो बैग्स आते हैं, लगेज बैग्स, उनमें भी नीचे व्हील्स लगे होते हैं, राइट? सो बेसिकली वो सारे जो व्हील्स हैं उन व्हील्स का काम क्या होता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, जिससे कि ईज़िली हम उनको कैरी कर पाएँ एक जगह से दूसरी जगह पे। When a child can pull such a pieces of luggage, और आपको पता है जो लगेज बैग्स होते हैं उसको छोटे बच्चे भी कैरी कर सकते हैं, राइट? लाइक दिस हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी। सो इतना भारी बैग अगर हम उसको उठाएंगे तो वो बहुत भारी होता है, लेकिन उसको स्लाइड करना इजी होता है। क्यों? तो व्हील की हेल्प से उसको स्लाइड करना जो है वो इजी हो जाता है। वाई इज़ इट सो? लेट अस फाइंड आउट। ऐसा क्यों होता है? अगर हम उसके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करें, सो वी विल सी दैट whenever one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है तो उन दोनों के बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन होता है उसको बोला जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, सो जब दो बॉडीज़ दोनों एक दूसरे के रोल कर रही हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। रोलिंग के कारण जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। और एक बॉडी को रोल करना ईजी होता है उसको स्लाइड करने के कंपैरिजन में, ठीक है? अगर हम उस लगेज बैग को स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो उसको स्लाइड करना टफ़ होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हमने उसमें रोलर्स लगा दिए तो उसको रोल करना जो है वो ईजी हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल द लगेजेस फिटेड विद द रोलर्स। और इसीलिए हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है कि हम लगेज को
इजीली कैरी कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जब उनके नीचे रोलर्स लगे होते हैं तब, राइट। सो बेसिकली रोलर्स लगाने से हमने क्या किया, उसको ईजीली हम रोल कर पाएंगे with the help of that wheels. This is the reason it is convenient to pull the luggages fitted with the rollers. Can you now understand why wheels is said to be one of the greatest invention of the mankind? और जो आपको पता है व्हील्स का जो इन्वेंशन है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, और अगर व्हील्स की डिस्कवरी नहीं हुई होती तो आज हम इतनी तरक्की साइंस की फील्ड में नहीं कर पाते, राइट। क्योंकि जब व्हील्स ही नहीं होते तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता और हम उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज़ रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग्स, राइट। सिंस अभी हमने पढ़ा कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना टफ होता है एज़ कम्पेयर टू उसको रोल करने के, राइट। कोई भी चीज़ रोल इजीली हो जाएगी लेकिन स्लाइड डिफ़िकल्टी से होगी। स्लाइडिंग इज़ रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग द और इसीलिए चूँकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है इसीलिए आपने देखा होगा जो कुछ मशीन्स होती हैं उनमें हम बॉल बेयरिंग्स का यूज़ करते हैं, राइट। कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिनमें हम बॉल बेयरिंग्स का यूज़ करते हैं। आपने देखे होंगे फैंस में भी बॉल बेयरिंग्स लगे होते हैं। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे मशीन्स होती हैं जिनमें बॉल बेयरिंग्स जो हैं वो लगे होते हैं। तो उन बॉल बेयरिंग्स की हेल्प से हम ईज़िली जो मशीन के पार्ट्स हैं उनको मूव करवा सकते हैं, जिससे उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है और वो जो मशीन पार्ट्स हैं वो इजीली मूव कर पाते हैं। कॉमन एग्जांपल्स आर द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग्स बिटवीन हब्स एंड द एक्सल ऑफ सीलिंग फैंस एंड द बाइसिकल। हमारे फैंस में लगे होते हैं, बाइसिकल्स में लगे होते हैं, ऐसी बहुत सारी मशीन्स होती हैं जिनमें बॉल बेयरिंग्स लगे होते हैं, आपने देखा भी होगा, राइट। सो बेसिकली वो बॉल बेयरिंग्स क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, इसलिए ईजीली बॉल बेयरिंग का यूज़ करके सब्सटेंसेस जो हैं वो ईजिली एक दूसरे के ऊपर रोल कर पाते हैं। Now the next thing that we are going to discuss is the fluid friction. Fluid friction क्या होता है, उसका क्या यूज़ होता है, that thing we have to see here. You know that air is a very light and thin. आपको पता है कि एयर जो है वो बहुत लाइट होती है और थिन भी होती है। Yet it exerts frictional force on objects moving through it. लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्ट्स पर एक फोर्स अप्लाई करती है, ओके। एक तरह का फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अप्लाई करती है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। और जैसे एयर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करती है वैसे ही लिक्विड, वाटर और जो दूसरे लिक्विड्स हैं वो भी एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। मान लीजिए वाटर में अगर हम बोट को रो कर रहे हैं और हमने उसको रो करना बंद कर दिया, राइट, तो क्या होगा, जो बोट है वो रुक जाएगी, इसलिए उसको रो करते रहना ज़रूरी होता है। तो बोट जो है वो कुछ समय बाद क्यों रुक गई, क्योंकि वाटर और बोट की सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो कि बोट के मोशन को अपोज कर रहा है, और इसीलिए बोट कुछ दूर चलने के बाद रुक जाएगी अगर हम उसको फर्दर रो नहीं करेंगे तो, राइट। इसका मतलब वाटर, चाहे वाटर हो, लिक्विड हो या कोई भी वाटर हो, लिक्विड हो या गैस हो, सारे स्टेट्स जो हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करते हैं हर बॉडी पर जो बॉडी उनके साथ कांटेक्ट में होती है। In science, the common name of gases and liquids is fluid. साइंस की भाषा में अगर हम बोलें तो लिक्विड और गैसेस को एक कॉमन नाम दे दिया गया है और वो कॉमन नाम है फ्लूइड। तो गैसेस और लिक्विड को हम एक कॉमन नाम से बुला सकते हैं और वो नाम क्या है,
fluid, so we can say that fluids exert force of friction on objects in motion through them. हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्लूइड्स हैं वो एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करते हैं हर उस ऑब्जेक्ट पर जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है उनके द्वारा या उनमें से, राइट। तो जब लिक्विड में या गैसेस में किसी भी तरह का मोशन हो रहा है तो लिक्विड और गैसेस जो हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेंगे जिस भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उस पर। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रैग। और लिक्विड और गैसेस द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी भी सब्सटेंस पर उस फ्रिक्शनल फोर्स को ड्रैग भी बोला जाता है। ओके, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसकी स्पीड पर, उसकी फ्लूइड के साथ उसकी स्पीड जो है वो कितनी है, राइट। ऑब्वियसली अगर स्पीड ज़्यादा मतलब फ्रिक्शन कम, और अगर स्पीड कम तो फ्रिक्शन ज़्यादा। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है और जो फ्लूइड है उसका नेचर कैसा है, राइट। मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर ऑयल हुआ, ग्रीस हुआ तो फ्रिक्शन कम होगा, लेकिन अगर वाटर हुआ या कोई दूसरा लिक्विड हुआ तो उस केस में फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं फ्रिक्शन को लिक्विड और गैसेस के केस में, जिसको हम मिलाकर बोलते हैं फ्लूइड। इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। ये ऑब्वियस ही बात है कि जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं फ्लूइड से मूव करते हैं, फ्लूइड के थ्रू मूव करते हैं, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उनको उसको ओवरकम करना पड़ता है। अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करते हैं तो ही वो मूव कर पाते हैं फ्लूइड्स के थ्रू, अगर नहीं ओवरकम कर पाएंगे तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, राइट। इन दिस प्रोसेस दे लूज़ एनर्जी। और अगर उनको इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करना है तो उनको कुछ एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी, राइट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको कोई आप पर एक फोर्स लगा रहा है और आपको उससे छुड़ाकर भागना है अपने आप को, तो आपको कोई एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी, राइट। यू हैव टू इन्वेस्ट सम एनर्जी। तो इसके कारण आपका एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होगा। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। और इसीलिए हमारी एनर्जी का लॉस नहीं हो, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो कम से कम लगे मशीन्स में या और भी जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे हमको फ्रिक्शन रिड्यूस करना है उन केसेस में। सो द ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स। और इसी के कारण जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक स्पेशल शेप दिया जाता है। वेयर डू यू थिंक द साइंटिस्ट गेट हिंट्स फ्रॉम दीज स्पेशल शेप्स? ये जो साइंटिस्ट हैं उनको कैसे इन शेप्स के बारे में पता चला, उन्होंने कैसे सोचा कि ऐसा शेप देने से जो सब्सटेंस हैं उन पर फ्रिक्शन कम लगेगा? सो फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स। उन्होंने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी? नेचर से सीखी। उन्होंने देखा कि नेचर में जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं और नेचर में उनका शेप कैसा होने के कारण उनमें क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑल दीज थिंग्स दे हैव सीन। बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड ऑल द टाइम। बर्ड्स को हमेशा एयर में रहना पड़ता है, फिशेस को हमेशा वाटर में रहना पड़ता है, मतलब इन दोनों को हमेशा फ्लूइड में रहना पड़ता है, राइट। साइंस में हम एयर और लिक्विड को फ्लूइड भी बोल सकते हैं। तो चाहे हम फिश की बात करें या बर्ड्स की बात करें, दोनों को ही फ्लूइड्स में रहना पड़ता है। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व्ड टू शेप्स which would make them not to lose much energy in overcoming friction। और उनकी बॉडी का शेप जो है वो कुछ इस तरीके से है नेचुरली कि उन पर कम से कम फ्रिक्शनल फोर्स लगे और वो इजीली एयर और वाटर में मूव कर पाएँ, राइट। उनकी बॉडी का शेप ही कुछ इस तरीके का है नेचुरली, जिससे कि उन पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम लगता है।
यू रेड अबाउट दीज शेप्स इन क्लास 6, और आपने क्लास 6 में इन शेप्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि जो शेप है और जो बर्ड्स हैं उनका शेप एक्चुअली क्यों ऐसा होता है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं क्लास 6 में। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन, और इन्हीं के शेप से इंस्पायर होकर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एरोप्लेन को शेप दिया। एरोप्लेन का जो शेप है वो कहीं ना कहीं बर्ड्स के शेप से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, राइट। डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ अ बर्ड, राइट। ऑब्वियस ही बात है, उनका जो शेप है वो थोड़ा बहुत बर्ड जैसा दिखता है हमको। In fact, all vehicles are designed to have shapes which reduce the fluid friction. ना सिर्फ एरोप्लेन बल्कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि उनमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम से कम लगे, जिससे कि उनका जो मोशन है वो ईजी हो पाए, राइट। सो hence our chapter is completed. That's all for today's class. In our next class we will start the next chapter. Thank you.